स्वागत है आप सभी का बीएड ऑनलाइन क्लासेस में, जो कि श्री गिरिराज महाराज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आप लोगों के लिए कंडक्ट करा रहे हैं। तो आज के बीएड सेकेंड ईयर का हमारा चैप्टर रहेगा असेसमेंट ऑफ अचीवमेंट। असेसमेंट ऑफ अचीवमेंट ये हमारे चैप्टर का नाम है। इसमें हम अचीवमेंट का असेसमेंट कैसे कर सकते हैं वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम असेसमेंट ऑफ अचीवमेंट का मीनिंग समझेंगे कि असेसमेंट ऑफ अचीवमेंट होता क्या है। सबसे पहले हम आज का टॉपिक डालते हैं असेसमेंट ऑफ अचीवमेंट। तो सबसे पहले हम समझेंगे मीनिंग क्या होता है असेसमेंट ऑफ अचीवमेंट का। तो असेसमेंट ऑफ अचीवमेंट का मीनिंग होता है कि इसके द्वारा हम ये पता करते हैं कि एक बच्चे ने लर्निंग के दौरान या लर्निंग के बाद कितना नॉलेज गेन किया, कितने उसके अंदर स्किल्स डेवलप हुए और कितना उसने लर्निंग करी। जिस भी टॉपिक को उसने पढ़ा उसके दौरान उसने क्या क्या उसके अंदर नॉलेज डेवलप हुई, स्किल डेवलप हुई और क्या क्या उसको उस टॉपिक से रिलेटेड लर्निंग हुई। तो असेसमेंट ऑफ अचीवमेंट का मीनिंग होता है कि असेसमेंट ऑफ अचीवमेंट helps to know about the knowledge, skills and learning during the session। कि वो सेशंस के दौरान उसने कितना सीखा, कितना उसमें से उसको नॉलेज गेन हुआ और उसके स्किल्स डेवलप हुए। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका मीनिंग असेसमेंट ऑफ अचीवमेंट का मीनिंग। कि असेसमेंट ऑफ अचीवमेंट वह चीज़ है जिसके द्वारा हम किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक से रिलेटेड जो भी हमें उसकी पढ़ाई के दौरान हमें उसमें से नॉलेज, स्किल क्या क्या हमारे अंदर डेवलप हुई, क्या क्या हमने सीखा, वो सारी चीज़ें हम असेस कर सकते हैं अचीवमेंट के दौरान। इसके बाद हम एक डेफिनेशन लिख लेते हैं छोटी सी कि अचीवमेंट इज असेसमेंट of achievement is a test ये क्या हुई, डेफिनेशन हो गई। इतना बोलेंगे यहाँ पर किसके द्वारा दी गई है, ये हमारे साइकोलॉजिस्ट थे इबेल के द्वारा। ठीक है, तो असेसमेंट ऑफ अचीवमेंट इज अ टेस्ट और प्रोसीजर भी कह सकते हैं हम इसको, या टेस्ट भी कह सकते हैं। प्रोसीजर फॉर डिटरमाइनिंग स्टूडेंट्स नॉलेज। तो इसकी डेफिनेशन जो कि हमारे इबेल साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने कहा था कि असेसमेंट ऑफ अचीवमेंट इज अ टेस्ट और प्रोसीजर फॉर डिटरमाइनिंग स्टूडेंट्स नॉलेज ड्यूरिंग लर्निंग। ये भी कह सकते हैं ड्यूरिंग लर्निंग। लर्निंग के दौरान जिस प्रोसेस के द्वारा या जिस टेस्ट के द्वारा हमें ये पता चले कि बच्चे ने कितना ज्ञान प्राप्त किया है, उसको हम असेसमेंट ऑफ अचीवमेंट कहते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ
असेसमेंट ऑफ अचीवमेंट, कितने प्रकार के हमारे असेसमेंट होते हैं वो हम आगे देखेंगे। टाइप्स ऑफ असेसमेंट ऑफ अचीवमेंट। तो सबसे पहला टाइप रहेगा हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसको एफए बोलते हैं, असेसमेंट, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एफए भी कहते हैं। और ये एफए जो असेसमेंट है किसके लिए होता है, ये होता है फॉर लर्निंग। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ये लर्निंग के लिए। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है जैसे कि एक चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, चैप्टर पढ़ाने के साथ साथ ही टीचर कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों से। पढ़ाई के चैप्टर के दौरान ही टीचर बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप बताइए कि इतने इस टॉपिक में से उसने कोई भी क्वेरी करी तो क्या बच्चे एबल हैं उसको जवाब देने के लिए। तो ये सारे जो इस टाइप के क्वेश्चन या जो होते हैं हमारे, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट में आते हैं। तो ये कब होता है, ये होता है एक तो एफए होता है ड्यूरिंग टीचिंग सेशंस, जो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट है कब होता है, ड्यूरिंग टीचिंग सेशंस। और इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस होता है टू इंक्रीज लर्निंग एंड फीडबैक, कि टीचर ने जो पढ़ा रहा है क्या बच्चे को समझ में आ रहा है। तो इसी के दौरान ये पता चलता है कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो बच्चे ने कितना कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट किया। तो इसका ये हुआ कि ये फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग टीचिंग सेशंस होता है। पर्पस होता है इसका टू इंक्रीज फीडबैक, टू इंक्रीज लर्निंग एंड फीडबैक, लर्निंग को इंक्रीज करता है ये और फीडबैक। देन उसके बाद में पर्पस के बाद आता है एग्जाम्पल्स। फॉर्मेटिव असेसमेंट के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के एग्जाम्पल्स होते हैं लाइक ओरल क्वेश्चंस, केस क्विजेज हो गए आपके, है ना, और हो गए आपके होमवर्क हो गया। होमवर्क भी तो चैप्टर के दौरान आ जाता है ना, तो इसमें आ जाता है ओरल क्वेश्चनियर्स, ठीक है, क्वेश्चनियर्स, होमवर्क आ जाता है और क्विजेज आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है एफए है, ये इसके 3 मेन पॉइंट्स हो गए कि इसका पर्पस, इसका एग्जाम्पल और इसका टाइम ड्यूरेशन, कि ये किस टाइम पे कब हम इसको करते हैं। अब इसके बाद हम सेकेंड टाइप देखेंगे जो कि है समेटिव असेसमेंट। सेकेंड टाइप है हमारा समेटिव असेसमेंट। जिसको बोलते हैं हम एफए। और ये होता है, वो तो था फॉर लर्निंग के लिए, ये है ऑफ लर्निंग, ऑफ लर्निंग। इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे जो मैं ये लिख रही हूँ, ऑफ लर्निंग और फॉर लर्निंग। तो फॉर लर्निंग हम कहाँ पर लिखेंगे, क्या इसका महत्व है, और फॉर लर्निंग का क्या कॉन्सेप्ट है। तो समेटिव असेसमेंट जो है ये कब होते हैं, ये इनका ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या होता है समेटिव असेसमेंट का, ये होते हैं एट द एंड ऑफ द चैप्टर या एट द एंड ऑफ द कोर्स, ठीक है। इनका टाइम ड्यूरेशन होता है
टाइम ड्यूरेशन, सेम उसी की तरह हम करेंगे इसका, एट द एंड ऑफ टर्म और यूनिट। ठीक है, फॉर्मेटिव तो जैसे मैंने आपको बोला कि चैप्टर इन बिटवीन बोल सकते हैं, लेकिन जो समेटिव असेसमेंट एक तो या तो आपके एनुअली एग्जाम्स टाइप में फॉर्मेट में भी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि यूनिट या एक चैप्टर खत्म होने के बाद में टीचर एक एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, तो वो सारे हमारा जो असेसमेंट होता है वो समेटिव असेसमेंट में आ जाता है। और इसका पर्पस क्या होता है, इस असेसमेंट का पर्पस होता है टू इवैल्यूएट द लर्निंग और नॉलेज, कि बच्चे की जो नॉलेज है या बच्चे ने जो भी सीखा है उसको इवैल्यूएट किया जाता है, किसके द्वारा, समेटिव असेसमेंट के द्वारा। देन इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे वेरी इजी फाइनल एग्जाम्स, फाइनल एग्जाम्स हो गए। और क्या लिख सकते हैं इसमें, हमें टर्म एंड एग्जाम्स भी लिख सकते हैं, टर्म एंड जो होते हैं, तो ये हमारा सेकेंड टाइप हो गया समेटिव असेसमेंट टेस्ट, जिसका टाइम ड्यूरेशन है एट द एंड ऑफ टर्म यूनिट, जिसका पर्पस है टू इवैल्यूएट द लर्निंग और नॉलेज। उसके बाद इसके एग्जाम्पल हो गए फाइनल एग्जाम या फिर टर्म एंड एग्जाम, किसी भी टर्म को खत्म होने पर होने वाले एग्जाम्स, जो किसका एग्जाम्पल है, समेटिव असेसमेंट के एग्जाम्पल है। अब हमारा थर्ड टाइप रहेगा, थर्ड टाइप ऑफ असेसमेंट ऑफ अचीवमेंट हमारा रहेगा डायग्नोस्टिक अचीवमेंट। डायग्नोस भी तो करना पड़ेगा, फॉर्मेटिव और समेटिव करने के बाद में हमें ये भी तो पता करना पड़ेगा कौन बच्चा वीक है, कौन इंटेलिजेंट है, कौन एवरेज है, तो ये होता है डायग्नोस्टिक अचीवमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट। तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो होता है इसके द्वारा हमें क्या हेल्प मिलती है, हम इसका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होता है कि हम डायग्नोस कब कर सकते हैं, तो हम कभी भी कर सकते हैं। तो ये किस में हेल्प करता है, इसकी क्या नीड होती है, तो ये डायग्नोस्टिक असेसमेंट है ये हेल्प करता है, हेल्प्स टू स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टीज। कि इस डायग्नोस्टिक असेसमेंट के द्वारा हमें ये पता चलता है कि किस किस बच्चे को स्पेसिफिक डिफिकल्टीज हो रही हैं लर्निंग के दौरान। इसके बाद सेकंड हमारा रहता है कि इसके एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपके, कि कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं जिनके द्वारा पता लगाया जाता है कि कौन से बच्चे, जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, उसके द्वारा ही हमें पता चलता है कि कौन सा बच्चा इंटेलिजेंस है, किस बच्चे का IQ लेवल हाई है और किसका लो है। तो इस टाइप के कुछ टेस्ट्स होते हैं जिसके द्वारा हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट को करते हैं। ठीक है, सम टेस्ट्स अप्लाई ऑन डायग्नोस्टिक असेसमेंट। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका IQ टेस्ट, ठीक है, जो मैं आपको पहले बता दी थी। तो ये हो गया हमारा थर्ड टाइप का असेसमेंट। इसके बाद हम फोर्थ देखेंगे। फोर्थ टाइप ऑफ असेसमेंट है हमारा नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट। नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट
तो नॉर्म्स रेफरेंस असेसमेंट्स क्या होता है? ये वो टेस्ट होता है जिसके अंदर बच्चे की जो परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर किया जाता है। जैसे रैंकिंग हो गई, परसेंटेज हो गई, वो बच्चों की परफॉर्मेंस की बेस्ड पे ही हम लोग करते हैं। तो नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट होता है कंपेयर्स स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। तो इस असेसमेंट के दौरान हम बच्चे की परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं उसके साथ, उसके अदर स्टूडेंट के साथ में। इसका एग्जांपल वही हो जाएगा, रैंकिंग इन क्लास और परसेंटाइल रैंकिंग हो गया इसके एग्जांपल में, ठीक है, और परसेंटाइल। इस असेसमेंट से हमें ये हम इस असेसमेंट के दौरान हम बच्चे का कंपैरिजन करते हैं अदर स्टूडेंट के साथ ऑन द बेसिस ऑफ हिज परफॉर्मेंस। और इसका एग्जांपल हो गया रैंकिंग एंड परसेंटाइल, कि हम रैंकिंग करके उसको बच्चे को उसकी परफॉर्मेंस को रैंक दे रहे हैं कि इसने फर्स्ट रैंक स्कोर की, या इसको सेकेंड रैंक आई, या इसकी थर्ड रैंक आई, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ हिज परसेंटाइल कि उसकी परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो ये हमने पढ़े टाइप्स ऑफ असेसमेंट, अचीवमेंट असेसमेंट, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पर्पस, कि ये जो टेस्ट होते हैं इनका पर्पस क्या है, कहाँ हमें इनकी जरूरत होती है। अब वो सारी चीजें मैं आपको बताती हूँ। पर्पस ऑफ असेसमेंट ऑफ अचीवमेंट, ठीक है, टाइप्स हमने बता दिए। अब हम बता रहे हैं पर्पस ऑफ असेसमेंट ऑफ अचीवमेंट। कि हमें इसका क्या क्या पर्पस होती है, कहाँ कहाँ जरूरत होती है। तो सबसे पहले हमें जरूरत होती है असेसमेंट ऑफ अचीवमेंट की टू चेक लर्निंग आउटकम्स, कि क्या आउटकम निकल के आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला हमें असेसमेंट ऑफ अचीवमेंट का पर्पस क्या रहता है, हमें कहाँ जरूरत रहती है, कहाँ नीड रहती है, कि टू चेक द लर्निंग आउटकम्स, कि लर्निंग का क्या आउटकम निकल के आया है उसको चेक करना सबसे पहला हमारा पर्पस है। सेकंड रहता है टू इवैल्यूएट, to evaluate the knowledge of student during learning। कि असेसमेंट ऑफ अचीवमेंट टेस्ट के दौरान हमें बच्चे को की जो लर्निंग है उसको इवेल्युएट करने का मौका मिलता है, कि बच्चे ने पढ़ाई के दौरान कितना नॉलेज गेन किया उसको हम इवेल्युएट करते हैं। एक है टू गाइड स्टूडेंट्स, एक पर्पस होता है इसका टू गाइड स्टूडेंट्स, कि टीचर बच्चों को अच्छे से गाइड करता है। उसके बाद फोर्थ रहता है to assign grades और marks, कि लर्निंग के दौरान टीचर बच्चे को असाइन कर रहा है, क्या ग्रेड्स दे रहा है और उसको मार्क्स दे रहा है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। बच्चे ने जिस हिसाब से किया है उसके बेसिस पे वो ग्रेड और मार्क्स दे रहा है। इसके बाद to plan remedial teachings classes। देखिए जैसे हमारा एक टाइप था उसमें डायग्नोस्टिक अचीवमेंट है ना, तो डायग्नोस्टिक अचीवमेंट के दौरान हमने ये पता किया कि बच्चे के अंदर क्या कमी है, बच्चा किस तरीके से हमने डायग्नोज किया, किस तरीके से हमने उनको क्लासिफाई किया।
अब हमें पता चल गया कि ये बच्चा हमारा वीक है, ये एवरेज है और ये इंटेलिजेंट है। तो उसके बेसिस पे हमें कुछ रिमेडियल क्लासेस जो हैं, टीचिंग क्लासेस हैं, जो उन बच्चों के लिए जो स्पेशल बच्चे हैं या जो स्लो बच्चे हैं, उनके लिए हमें कुछ रिमेडियल क्लासेस प्लान करनी पड़ती हैं। ये भी इसका जरूरत है या ये भी इसका पर्पस हम ऐसे कह सकते हैं। उसके बाद है टू मोटिवेट, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है टू मोटिवेट लर्नर्स। कि देखिए असेसमेंट ऑफ अचीवमेंट के दौरान जो हमें असाइन करते हैं, ग्रेड्स करते हैं, मार्क्स करते हैं, तो इसके जरिए से हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि देखो उसने पढ़ाई करी, उसके 99% मार्क्स आए, तुम भी मेहनत कर सकते हो, तुम्हारी भी फर्स्ट रैंक आ सकती है। तो इस तरीके से टीचर मोटिवेट करते हैं जिसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा जाता है और बच्चे आगे चल के कॉम्पिटिशन्स वगैरह में फाइट भी करते हैं और उनको परसेंटेज अपनी इम्प्रूव करने में भी हेल्प मिलती है। तो ये हो गए हमारे पर्पस ऑफ असेसमेंट अचीवमेंट। इसके बाद में हम देखेंगे कि टूल्स और टेक्निक्स कौन कौन से हम इस असेसमेंट के दौरान हम यूज करते हैं। कि जो टूल्स और टेक्निक्स हैं, ये मैं यहाँ पर इरेज कर देती हूँ, टूल्स एंड टेक्निक्स। टूल्स एंड टेक्निक्स। टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट ऑफ अचीवमेंट। कि कौन कौन से टूल्स हैं जो हम इस असेसमेंट के दौरान यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम एक टेबल टाइप फॉर्म बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे टूल्स, यहां लिखेंगे हम एग्जाम्पल्स, और यहां लिखेंगे हम पर्पस, कि इस टूल का क्या पर्पस है। तो सबसे पहला हमारा टूल रहेगा रिटन टेस्ट। इस असेसमेंट में सबसे पहला हमारा टूल रहेगा रिटन टेस्ट। ठीक है, तो रिटन टेस्ट का एग्जाम्पल क्या रहेगा? शॉर्ट आंसर्स हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर्स। ठीक है, और भी इसमें हम लिख सकते हैं मल्टीपल चॉइस लिख सकते हैं, लॉन्ग आंसर्स लिख सकते हैं, ऐसे टाइप लिख सकते हैं। रिटन टेस्ट में हम कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैंने शॉर्ट आंसर्स लिखा है तो सिर्फ शॉर्ट आंसर्स ही रिटन टेस्ट में रहेंगे। इसका पर्पस क्या होगा? इससे हम बच्चों की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को मेजर कर सकते हैं। मेजरिंग द नॉलेज, ठीक है, मैं नॉलेज ही लिख रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर वैसे मेजरिंग द नॉलेज एंड अंडरस्टैंड ऑफ द लर्नर, किसके द्वारा? रिटन टेस्ट के द्वारा। इसमें क्या क्या आ सकते हैं? शॉर्ट आंसर आ सकते हैं, लॉन्ग आंसर आ जाते हैं, ऐसे टाइप आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, ये सारे रिटन टेस्ट में आ जाते हैं। उसके बाद हमारा सेकेंड टूल रहता है ओरल टेस्ट। ओरल टेस्ट, अब ओरल टेस्ट में आपको पता है बहुत सारे आ जाते हैं, वाइवा हो गया, क्विज़ेस हो गए। ठीक है, ये दो ही मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, वाइवा हो गया, क्विज़ेस हो गया, रेसिटेशन हो गया। अब इसका पर्पस भी क्या होता है? एक्सप्रेसिंग द नॉलेज। कि अब बच्चा लिख तो पा रहा है लेकिन क्या अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस कर रहा है? तो इस टेस्ट के दौरान जो एक्सप्रेशंस है, अंडरस्टैंडिंग है बच्चे की, वो सारी इस टेस्ट के दौरान हम करते हैं। एक्सप्रेसिंग द अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्रेसिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर। इसके बाद आता है हमारा ऑब्जर्वेशन टूल। ऑब्जर्वेशन से हमें क्या क्या हम असेस कर सकते हैं?
रिटिन हो गया हमारा, रिटिन टूल हो गया, ओरल टूल हो गया। इसके बाद हमारा आता है ऑब्जर्वेशन टूल। तो ऑब्जर्वेशन टूल के दौरान क्या होता है, चेकलिस्ट होते हैं। क्या होते हैं, चेकलिस्ट होते हैं, एनेक्डोट होते हैं। तो ये सारे किसके होते हैं, ऑब्जर्वेशंस के दौरान होते हैं। इसमें होता है जजिंग द बिहेवियर। इसका पर्पस क्या रहता है, जजिंग द बिहेवियर और एटीट्यूड। ठीक है, तो इस ऑब्जर्वेशन के दौरान हम बच्चे का बिहेवियर या एटीट्यूड को असेस कर सकते हैं। और लास्ट हमारा टूल रहता है असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स। लास्ट हमारा टूल है असेसमेंट एंड प्रोजेक्ट्स। इसमें आ जाता है हमारा होमवर्क आ जाता है, ठीक है। और इसका पर्पस क्या होता है, असेस क्रिएटिविटी, assess the creativity of the learner। क्रिएटिविटी और द ऑफ द लर्नर, ये आ जाता है हमारा प्रोजेक्ट। इसमें ठीक है, तो ये जो लास्ट था हमारा असाइनमेंट्स, इसमें होमवर्क और प्रोजेक्ट्स हो जाता है एग्जाम्पल्स में। और इस टूल के द्वारा हमें बच्चे की क्रिएटिविटी को पहचानने का मौका मिलता है। तो आजकल तो ये जो असेसमेंट ऑफ अचीवमेंट के ये जो सारे मैंने आपको टॉपिक्स पढ़ाए, आई होप आप सबको समझ में आए होंगे। तो आज के इस चैप्टर के साथ ही हमारी यूनिट 3 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।